हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी राज्य व्यवस्था के चैप्टर 6 को आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि हमारे एनसीईआरटी के 6, 7, 8 भूगोल और पॉलिटी के कई कॉन्स्टिट्यूशन सभी पार्ट, हिस्ट्री वगैरह और ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ चुके हैं। आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत वीवीआई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उसमें लोड किया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने आज हाशियाकरण से निपटना चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अध्याय 6 कि हाशियाकरण से कैसे निपटा जाए। तो पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव व उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक संतावना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हसियाई समुदाय रहते हैं। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हसियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हसियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों का उपयोग, जैसा कि आप पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्र किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इस सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार हमारे भारतीयों के समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हसियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। यह एक इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये संविधान के अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए कहता है। इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता में केंद्रित अध्याय में काफी पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार
उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो। ये देखिए यहाँ पर कुछ है। यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवयित्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। यह 14वीं शताब्दी की लिखी गई है। कन्या है दूषित कहना है उनका और केवल आत्मा है बेदाग, लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही। अनुष्ठान वह कौन सा होता है जिसे शुद्ध काया। इस प्रकार से इस कविता को लिखा गया है। इस कविता में ये बताया गया है कि हमारे अपने विचार, हमारे अपनी व्यवस्थाएं। आगे चलते हैं। इसके लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के बाद बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणता हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वह लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी व अति पिछड़ियों जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में भी सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और विस्तार से जानेंगे। यह योजना है और योजना के बारे में इस तरह से देख सकते हैं आप। चलिए, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। हसियाई समुदायों के भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जाने की अपनी रक्षा के लिए दलित इस कानून को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस जकमाल गुरगांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन की इस पानी से नहाता है। जकमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और वह अब खुद को उसके बराबर मानने लगा है।
रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वाले के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानी में दिहाड़ी मजदूरी थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता है। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपने माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कितना है, 1989। दलित परिवार जब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए, वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भी भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यूँ तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों को लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान और शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। इस प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि उन्होंने अपने जमीन और संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों की सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। दूसरी, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं, उसे नंगा घुमाते हैं, उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिसके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसने अपने नाम पर हस्तांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह का अपराध है।
इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करता है या उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है। हाथ से मैल उठाने का कलंक, ये एक कहानी है जो कि आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपने परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून की तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया है। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जैसा यहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासियों घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों को दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती हैं। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वो नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। निष्कर्ष क्या है? किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता है कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहना चाहिए। अब यहाँ से हमारा सेशन समाप्त होता है और कुछ वर्ड हैं जिन्हें कि हम आपको बताते चलें। आग्रही, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपने बात रखता है वो उसे आग्रही कहा जाता है। तो इस यहाँ से प्रश्न इस वर्ड से डायरेक्ट उठा लिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो आग्रही कहा जाता है। बहिष्कार, इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है। नैतिक रूप से निंदनीय है, ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानून के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। नीति, एक घोषित कार्यदिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों या दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं को भी अपनी नीतियां होती हैं। इस प्रकार से आज का हमारा यह सेशन महत्वपूर्ण समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए और इतना ध्यान में बनाए रखिए कि एनसीईआरटी की बुक ही जीएस के लिए ऑथेंटिक रिसोर्स है। थैंक यू दोस्तों, ओके, धन्यवाद।